नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने शुरुआत की थी एक सीरीज की जिसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार और नए जनादेश से क्या परिवर्तन आएगा इस देश के अंदर, और खासतौर पर अगर बात हो रियल एस्टेट की, आपके घर के सपने की। हमारी ग्रैंड जूरी फिर से एक बार हमारे साथ है। आपका एक बार फिर से तारुफ करा दूं, हमारे साथ बने हुए हैं प्रणय वकील साहब, निरंजन हीरानंदानी जी, बाबूलाल वर्मा और श्री गोपाल काबरा मुंबई स्टूडियो में, और इसके साथ हमारे साथ दिल्ली से हैं नईन रहेजा साहब, बेंगलोर से जेसी शर्मा, और साथ ही हैदराबाद से हमारे साथ हैं सी शेखर रेड्डी। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से मोदी सरकार या नई सरकार ने एक आशा की किरण भर दी है, एक आशा का आश्वासन दे दिया है कि अब कुछ बदलने वाला है। लेकिन ये सब कैसे होगा, एक तय एजेंडे पे चलना होगा, और उसी एजेंडे को आज हम यहां पर सेट करेंगे। शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जब आप घर खरीदने जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है आपके सामने? आपको लगता है कि दाम बहुत ज्यादा है, लोन लेने जाऊंगा तो ये इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में मेरी स्थिति, मेरी नौकरी, इसका क्या होगा, तो अभी ये डिसीजन टाल देते हैं। तो ये स्थिति बदलनी होगी, ये बदलाव कैसे होगा? शुरुआत करते हैं वर्मा जी। आपको लगता है कि ये 3-4 कंडीशन एक साथ हैं और ये पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये कैसे बदलेगा? मुझे लगता है कि ये जो जैसे ही अभी मोदी साहब आ गए हैं और उन्होंने कमान संभाल ली अभी, तो सोच जो है हमारी, और जो एक्चुअल में रियल एस्टेट जो है, दोनों जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, सेंट्रल और स्टेट में बटा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि भाई जो चीज़ें यहाँ पे होनी है, जो स्टेट में होनी है, लेकिन लिंक्ड विथ कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, वो तो इमीडिएट कुछ ना कुछ उनका वो रास्ता निकालें, उनके ऊपर तो वो ध्यान दें। हम मुंबई में काम करते हैं, मुंबई के अंदर सबको पता है कि रीडेवलपमेंट अभी सबसे ज़्यादा स्कोप बचा हुआ है। रीडेवलपमेंट जो चीज़ है उसमें आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज वे में सब डेवलप्ड हो गया है। तो जैसे ये अनऑर्गेनाइज वे में अब आपको रेगुलराइज वे में उसको अगर डेवलप करना है, तो आपको पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आपको सपोर्ट करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने वाकई, उन्होंने उस टाइम पे जब बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट थी तब उन्होंने स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम निकाली थी। जो मुंबई की 55% पॉपुलेशन आज मुंबई में स्लम में रहती है, उसकी अगर डेवलपमेंट होगी तो मुंबई का डेवलपमेंट हो सकता है। तो मैं चाहता हूं, जो हमारी सोच है कि अगर बंबई का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो रीडेवलपमेंट के नजरिए से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी इश्यूज पेंडिंग है, जो आज तक उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। राइट निरंजन जी, लेकिन जो मेरा थोड़ा मूल सवाल था वो ये कि अब आपको लिक्विडिटी, खासतौर पे वो चाहे आपके एंड पे हो चाहे फिर वो खरीदने वाले के एंड पे हो, उसकी समस्या कैसे दूर होगी? ये इजी फंडिंग वाली बात है, सस्ता पैसा जो मुझे मिले ताकि मैं आराम से जाके घर खरीद सकूं, आप आराम से घर बना सके, वो कैसे पॉसिबल होगा? उसमें 3 रास्ते हैं। नंबर 1, आरबीआई जो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ होम लोन करती है वो 10 लाख तक रखी है, लेकिन मुंबई में 10 लाख में तो घर मिलते ही नहीं है, तो वो 10 लाख के मुंबई शहर में 50 लाख को करना चाहिए, दूसरे शहरों में 10 लाख से 25 लाख करने चाहिए। तो मेरे अंदाज से एक बहुत राहत मिलेगी, बैंक कम दाम में वो पैसे होम लोन्स के लिए दे सकेंगे। सेकेंड, जो इनकम टैक्स में डिडक्शन है, इंटरेस्ट, ब्याज फॉर द पर्पसेस ऑफ काउंटिंग एज इनकम, वो 1.5 लाख रुपया 10 साल 15 साल उन्होंने किया था। उसके बाद तो काफी दाम बढ़ गए, ब्याज भी बढ़ गया, और उसकी जो है हमें डिडक्शन एटलीस्ट 1.5 लाख से 5 लाख रुपया हमें करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, वो बहुत महत्व की बात है, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और मकान बेचते हैं तो हमें सर्विस टैक्स भरना पड़ता है। स्टैंप ड्यूटी है, उसके बाद में स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद में वैट है, और अभी हम मकान तैयार हो जाए और हम बेचें तो उसमें सर्विस टैक्स नहीं लगते। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन जो आम जनता को एक साथ में तो भर नहीं सकते, तो उनको इंस्टॉलमेंट में खरीदने की आवश्यकता है। तो थर्ड, सर्विस टैक्स रद्द करने की बहुत आवश्यकता है। ये 3 मुद्दे हम इमीडिएटली ले लें तो मेरे अंदाज से एक जोश आ जाएगा। और लास्ट जो पॉइंट है, ATIB पहले थी जो छोटे मकानों के बारे में थी, वो थोड़ा बिल्डरों भी मिसयूज किया था, और वो मिसयूज का पेनल्टी हमको बहुत बड़ा रखना चाहिए, लेकिन वो सेक्शन जो प्रोविजन है उनको री-इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। ये 4 चीजों पर ध्यान हम दें तो मेरे अंदाज से बहुत ही राहत हो जाएगी जो घर खरीदते हैं। राइट काबरा साहब, अगर हम
इनपुट की कॉस्ट की बात करें, इनपुट कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका तार जब तक महंगा रहेगा तब तक मकान महंगे रहेंगे, टाइल्स जब तक महंगी रहेंगी तब तक महंगी रहेंगी, तो ये इनपुट कॉस्ट कैसे नीचे आएगी? देखिए, इनपुट कॉस्ट तो ऐसा लगता है कि कुछ बढ़ी है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ी है। इनपुट कॉस्ट तो तब हो सकता है कि इसमें एक्साइज ड्यूटी कम हो, और एक्साइज ड्यूटी वैसे भी 10% है। 10% से आप अधिक से अधिक समझते हैं तो 8% हो जाएगी। इससे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो सरकार भी, आखिर सरकार को भी रेवेन्यू चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सबको मिलके अगर वाकई में इस देश की तरक्की चाहते हैं तो सबने मिलके हमारा टर्नओवर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन हमारा प्रॉफिट, इंक्लूडिंग वी एज अ सप्लायर, एज अ डेवलपर। क्योंकि हम सबका जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतना साइकिल रेवेन्यू गवर्नमेंट की बढ़ेगी, और जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी तो आगे चल के गवर्नमेंट की हमारे जो टैक्सेस वो काफ़ी कम होने की उम्मीद है। तो सप्लाई साइड से वैसे भी अभी काफ़ी कम्पिटिटिव है। सो आज बिल्डर की भी मार्जिन कम हुई है, हमारी भी जो मार्जिन थी 5 साल पहले वो ग्रेजुअली इतनी कम हो गई है कि इससे नीचे कम होने को कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नेचुरली कॉस्ट बढ़ता है। कॉस्ट हमेशा वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे फिक्स कॉस्ट सबके सेम है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, वेदर इट्स अ डेवलपर और इंडस्ट्री। वॉल्यूम बढ़ेगा डेफिनेटली इसकी कॉस्ट कम होगी। चलिए, पर आपका तार उनको उतना शायद महंगा ना लगे, लेकिन एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है जमीन। और जमीन का जब तक एक सप्लाई जिसकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं बढ़ेगी और उसके दाम जब तक नीचे नहीं आएंगे तब तक शायद बहुत मुश्किल होगा। लैंड एक्विजिशन बिल ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इसकी इनपुट कॉस्ट पे उसके कैसे इफेक्ट हैं, क्या उसमें किसी परिवर्तन की जरूरत है, और उसके बारे में ये नई सरकार क्या सोचती है, ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहें तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, पूरा 360 डिग्री। किधर? इधर, सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। ब्रांड बाजार के प्रायोजक है Expedia.com और पान विलास। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, और यहां पर हमारी ग्रैंड जूरी सेट कर रही है एजेंडा नई सरकार के लिए कि किस तरह से रियल एस्टेट में आगे बढ़ा जाए ताकि एक अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसकी बात नरेंद्र मोदी भी करते हैं, और सबके लिए घर का सपना पूरा हो सके, हकीकत बने। लेकिन इस हकीकत में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, वो है जमीन, उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी ऊंची कीमत। ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जब तक आप इनमें सामंजस्य नहीं बिठाते तब तक चीजें थोड़ी मुश्किल होगी। वकील साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। लैंड कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। मुंबई जैसे शहरों में तो शायद 80% तक चला जाता है वो टोटल कॉस्ट का। बाकी देश में भी जमीनों की कीमत बहुत ऊंची जा चुकी है। इस समस्या से कैसे निपटेगी ये सरकार? दो एस्पेक्ट है इसके, एक तो नोशनल एस्पेक्ट है, एक फिजिकल एस्पेक्ट है। FSI जो है वो अगर बढ़ा सके आप, तो लैंड की जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है। जो भी लैंड है उसका कितना आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, इस पे इसकी कॉस्ट डिपेंड होती है। अगर FSI 1:1 है तो एक कॉस्ट होती है, अगर आप ऑफिस बनाते हो और 2:1 है तो उसकी कॉस्ट कम होती है, अगर आप हॉस्पिटल बनाते हैं 5:1 है तो एकदम कम हो जाती है। तो अगर आप FSI बढ़ा सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के, तो इसमें बहुत फायदा हो सकता है। सेकंड है फिजिकल। अगर आप ट्विन सिटीज डेवलप कर सकते हो, मान लो अगर जो ब्रिज की बात हो रही है यहां से 20 मिनट में आप बंबई आ सकते हो, तो जो लैंड पार्सल है वो बंबई से 4 गुना ज्यादा है, ज्यादा आपको और मिलेगा। वेकेंट है, राइट। तो उसका एक्सप्लॉइट आप कर सकते हो, तो फिजिकल लैंड बढ़ जाती है। तो अगर वो लैंड को आप एक्सेस देंगे तो बंबई की जो लैंड है उसकी कीमत कम हो सकती है। और थर्ड, जो रीडेवलपमेंट का बाबूलाल जी ने बताया, दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि अभी जो लैंड है वो ऑक्यूपाइड है। अगर रीडेवलपमेंट के साथ उसको आप ज्यादा FSI देके रीडेवलप करते हो तो सप्लाई बढ़ सकता है। राइट। चलेंगे यहाँ पर हैदराबाद। रेड्डी साहब, आपके शहर में तो फ्री FSI का कॉन्सेप्ट है, जितना आप चाहें ऊपर ले जा सकते हैं, हालांकि उसके आगे पीछे कुछ नियम जरूर होंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये, इससे अगर हम हैदराबाद का एग्जांपल ले, क्या वहां किसी तरह की लैंड सप्लाई में दिक्कत नहीं है? ये FSI वाला मॉडल एकदम कारगर रहेगा?
पहले मैं I want to thank the BJP because they have all included our entire wish list in their manifesto. So as a CREDAI, we feel that definitely the Modi government will implement the reforms which are already recommended by us. And इसमें जो taxes rationalization है उसमें जैसा service tax के बोल रहे थे निरंजन जी, I think 100% the service tax has to be exempted. And जो loans हैं, जो supply side जो उसको अपन जो डिमांड को मीट होना बोले तो जो डिमांड को ज्यादा करना बोले तो इंटरेस्ट रेट, होम लोन इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए. सो एक इमीडिएटली एक स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए द परचेजर को. एटलीस्ट 3% इंटरेस्ट सबवेंशन देना चाहिए up to loans of मे बी 50 lakhs in metros like Bombay and 30-35 lakhs in other cities. That will definitely boost the demand side. And the supply side part of it is concerned. So developers को जो MOF का दिक्कत है up to 2000 square meters का जो exemption देना चाहिए प्रोजेक्ट एरिया में, और उसके वास्ते जो भी गाइडलाइन चाहिए उसको बिल्डिंग रूल्स में रखना चाहिए. We need not go to the sub committees of the MOF in every state. For example, महाराष्ट्र में जो हो रहा है 1.5 year to 3 years pending है MOF का permissions. So only guidelines they have to give to the state government to be incorporated in the building rules. Therefore, there is no need to go to the subcommittees. That will solve our issue. Then online permission dena chahiye, online NOCs and online permissions. And when coming back to your question of the no FSI, it is really working out very well in Hyderabad and also on United AP. It is the best example in entire Asia, I can say, because today the land prices are the lowest in the country. If you see in Hyderabad, we are almost 50% of the prices of most of the metros. So this is the best example. We have no limitation on the FSI, right? And this is giving more funds. The additional FSI above 5th floor onwards, it is giving more impact fee to the local body to improve the infrastructure. राइट, चलिए तो आप कह रहे हैं कि ये मॉडल काम कर रहा है हैदराबाद में और उसका एग्जांपल लेना चाहिए. यहाँ पर शर्मा जी, जेसी शर्मा जी के पास जाएंगे बेंगलोर. सर, आपको लगता है कि जो लैंड एक्विजिशन बिल है फिलहाल के लिए, क्या वो बिल्कुल अपने सही प्रारूप में है? क्योंकि डेफिनेटली आप सबको अपना हक देना चाहते हैं, उनको उनकी जमीन की वाजिब कीमत देना चाहते हैं, लेकिन इससे शायद इस तरह की बातें आ रही हैं निकलकर और कुछ प्रपोजल्स भी जा रहे हैं कि इससे जमीन का अधिग्रहण बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस चीज को सरल बनाने के लिए आप गए थे वही कहीं मुश्किल हो गई है. मैं पूर्णतः सहमत हूँ. लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है सेंट्रल एक्ट है और इसके काफ़ी हद तक जो प्रावधान हैं वो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को समझकर नहीं किए गए हैं, और उससे जो है हमारे जो देश का विकास है और जो औद्योगिकरण है उसमें बाधाएं आएंगी. तो पहला काम जो है इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसकी क्या ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा. जहाँ तक मेरा मानना है कि नई सरकार जो है इससे हमको जो भी वादे मनवाने हैं उसमें हमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए. आज कोई भी एक बायर आता है, वो कितना ही बड़ा घर लेवे, सेल्फ यूज के लिए अगर घर लेवे तो उसको जो है एक इनकम टैक्स का, एक इंटरेस्ट का उसको जो है एग्जेम्पशन मिलना चाहिए. आज डेवलपर है, उसको जो है एक इंटरनेशनल फंडिंग अभी नहीं मिलती है, ECB, वो मिलनी चाहिए ताकि उसका एक इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाए. जहाँ तक जो टैक्सेज हैं और जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टैक्सेज हैं उसको हर हालत के अंदर में हमें अवॉइड और एलिमिनेट करना पड़ेगा, और हमें ये निश्चित करना पड़ेगा हमारे अनुभवों से और सरकार को अपने अनुभवों से कि हम एक दूसरे के पार्टनर हैं ग्रोथ के अंदर में, और इस तरह के एक्ट जो बने वो सिंप्लीफाई होने चाहिए हमारे प्रोसेसेस को. हम MOF की बात कर रहे हैं. MOF हमारे हिसाब से बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक सिंपल गाइडलाइन के हिसाब से चालू रखनी चाहिए, न कि जो है इसको एक एक्ट बना के रियल एस्टेट बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर में हम अप्लाई करें. और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, सेटबैक लॉज हैं, नॉन एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्शन है, इन सबको हमें ध्यान देना होगा और विश्वास के साथ ध्यान देना पड़ेगा.
जी जी, चलिए, तो यहाँ पर जमीन को लेकर कुछ समस्याएं जरूर, लेकिन उसके बाद अगर आपको जमीन मिल भी गई तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है अप्रूवल्स की। शायद सब सहमत होंगे कि ये सबसे बड़ा रोड़ा है इस वक्त अगर आपको अपनी हाउसिंग इंडस्ट्री में एक पेस लाना है। वो कैसे सॉल्व होगा, चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। नेबर्स। चुनाव के दौरान भी हम जानते थे पब्लिक की नब्ज। आवाज के दर्शक जानते थे कि एक मजबूत सरकार आने वाली है। इस बार वोटर का मूड मैंडेट देने का है, एक डिसाइसिव मैंडेट देने का है। बिजनेस हो या पॉलिटिक्स, सीएनबीसी आवाज है नंबर 1। दिल्ली में बदली सरकार, बदला देश का मूड। 125 करोड़ देशवासियों की। तो अब क्या बदलेगा आरबीआई गवर्नर का रुख? ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए क्या रघुराम राजन के पास है रेट कम करने की गुंजाइश? We can do it with reasonable interest rates. या महंगाई अब भी पड़ेगी भारी? उम्मीदों के बीच क्रेडिट पॉलिसी में क्या राजन देंगे सरप्राइज? आरपी संजीव गोयनका ग्रुप प्रेजेंट्स क्रेडिट पॉलिसी। 3 जून दिन भर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। Presented by RP Sanjeev Goenka Group, Growing Legacies. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और हम सेट कर रहे हैं नई सरकार के लिए रियल एस्टेट का एजेंडा। हमारी पूरी जूरी हमारे साथ है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जमीन को लेकर क्या दिक्कत है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर होता है ये एक घर, बिल्डिंग या प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। लेकिन अब जमीन अगर आपके पास है भी तो अप्रूवल प्रोसेस में आप अटक जाते हैं और उस जमीन की कॉस्ट बढ़ती जाती है और घर अनअफोर्डेबल हो जाते हैं। रहेजा साहब, दिल्ली से चलेंगे एक बार, आपको क्या लगता है अप्रूवल प्रोसेस को, आपने कहा भी कि चीजों को ऑनलाइन कर देना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन होगी तो एक पूरा सिस्टम बनेगा, उसके लिए शायद उसमें थोड़ा वक्त लगे। अभी हाल तुरंत कैसे अप्रूवल प्रोसेस में एक यहां अर्जेंसी लाई जा सकती है? देखिए, ऑनलाइन लाने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे देश में बहुत कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक्चुअल एक किसी भी अप्रूवल प्रोसेस के अंदर, कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर 3 बेसिक चीजें देखने की जरूरत होती है। पहली चीज ये देखनी होती है कि क्या डेवलपर का लैंड टाइटल करेक्ट है या नहीं है। दूसरी चीज देखनी होती है कि क्या डेवलपर के पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं है और उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है या नहीं है। तीसरी होती है कि क्या सारी चीजें जो हैं, डेवलपर जो बायलॉज हैं और सिस्टम्स हैं, एफएआर वगैरह हैं, सर्कुलेशन नॉर्म्स हैं, फायर नॉर्म्स हैं, आपके जितने भी अलग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, ये जितनी भी अप्रूवल प्रोसेस मैकेनिज्म है वो आता है थर्ड प्लेटफॉर्म के अंदर। फर्स्ट के लिए यू कैन हैव वेरी गुड लीगल फर्म्स और उनका पैनल बना दीजिए, 50 फर्में बना दें, हर एक स्टेट में पैनल हो और वो वेट करें कि भाई ये बिल्कुल, आप बैंकों से करोड़ों रुपए का अगर लोन दे देते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को टाइटल वेरिफिकेशन के लिए, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें पटवारियों के पास और कानून गोज के पास और इधर से तहसीलदारों के पास इधर से इधर भागना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लानी पड़ेंगी उनको सारा, और उसके बाद उसको रीवेरिफिकेशन में जाना पड़ेगा सारा। इसकी जगह हमारे के ऊपर सिर्फ ये डालें कि आप पैनल से सर्टिफिकेशन लाइए कि आपका टाइटल करेक्ट है, नंबर 1। दूसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अच्छी अच्छी कंपनीज को एम्पायर कर दीजिए, वो सर्टिफिकेट दें कि ये कैपेबल है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। देयर आर एजेंसीज, अच्छी एजेंसी। लेकिन साहब, हम इसमें ये देखते हैं कि आप जैसे बड़ी कंपनियां हैं, आपकी कंपनियां हैं, तमाम और कंपनियां हैं, कई बार ये सारी चीजें होते हुए भी कुछ ना कुछ कारण ऐसा आ जाता है, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का ही आ गया, या मान लीजिए कि एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ही कोई प्रॉब्लम आ गई कि ये हाइट बहुत ज्यादा है, तो वहां चीजें रुक जाती हैं। तो ऐसा क्या होगा निरंजन जी, आपको क्या लगता है? यहाँ आपके पास आऊंगा कि ये जो सिस्टम है, खासतौर पे अगर शायद ये एक अकेला सिस्टम, यही बाकी चीजें हम थोड़ा पीछे भी छोड़ दें, ये चीज रेगुलराइज हो जाए तो यहाँ पर हम एक कॉस्ट को भी नीचे आते हुए देखेंगे, सप्लाई भी तेजी के साथ बढ़ेगी और शायद समस्या का हल काफी हद तक आएगा। बहुत ही फर्क आएगा मेरे अंदाज से। लगभग आपका
जो टोटल टाइम होता है जमीन खरीदने से और डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट 50% टाइम सेव हो जाएगा। तो हमारे कॉस्ट में जो ब्याज लगता है लगभग 30% ऑफ द कॉस्ट विल बी सेव्ड जस्ट बाय रिड्यूसिंग दैट। सेकेंड, जो टैक्सेस लगे हुए हैं, आप टोटल 3600 रुपए में आप मकान बेचते हैं, एक अंदाजा गिनो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो उसकी जो टैक्स कंपोनेंट है वो 1200 रुपए है। If 1/3 is the taxes, how can you reduce the prices? It is impossible to do so. तो वो करने की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन परमिशन प्रोसेस में हर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हमारे ड्रॉर खुले रहे, तो वो प्रॉब्लम यहां रहा है। इसलिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स फॉर गिविंग अप्रूवल्स मस्ट बी एलिमिनेटेड। यू कैनॉट हैव, इट हैज टू बी वन डोर वन विंडो, वेदर ऑनलाइन ऑफलाइन और टू द लाइन। मेरे अंदाज से एक ड्यूटी देनी चाहिए कोई भी ऑफिसर को ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और इंडिया और व्हाटएवर, कि योर जॉब इज टू सी दैट परमिशंस आर गिवन इन 3 months टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ अप्रूवल, एंड इफ इट इज नॉट डन then there is a responsibility fix why it is not getting permitted. Because what they are doing is they are putting wrong reasons for refusal. They are harassing. जैसे नवीन साहब ने बताया, पटवारी के पास जाके उसके पांव पड़ने पड़ते हैं कि हमको ये सर्टिफिकेट दो। तो हर एक लेवल पर आपको पांव पड़ना पड़ता है। मैं नहीं जाता हूं तो मेरे आदमी जाते हैं। तो मेरे अंदाज से ये जो सिस्टम लाइसेंसिंग की बनाए गए है वो आप जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे सस्ते घर कभी बनेंगे नहीं। चलिए तो क्विक वर्ड आखिरी में, बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। वकील साहब आपसे क्योंकि कंक्लूड करना होगा, समय खत्म हो रहा है। ये सिस्टम आ जाएगा, लेकिन कहीं ये खतरा तो नहीं रहेगा कि अप्रूवल प्रोसेस तेज होने के चक्कर में कुछ गलत अप्रूवल, कुछ गलत चीजों को अप्रूवल चले जाएं? सिस्टम को कैसे मजबूत रखेंगे? पहले तो मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं, निरंजन साहब जो बोले, अगर जो आप प्राइस पकड़ते हो, दैट प्राइस कैन कम डाउन बाय 25%। राइट। अगर जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो बढ़ जाए तो, क्योंकि जो भी डेवलपर्स हैं वो आज फैक्टर करते हैं कि ये अनसर्टेनिटी है तो इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर सर्टेनिटी आ जाए तो 25% भाव तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मान लो कि ये सब आप चेंजेस करते हो और 1-2 गलत अप्रूवल भी मानो हो जाए, लेकिन आज ऐसी भी बात नहीं है कि गलत अप्रूवल नहीं होती है, आज भी होती है। पूरे बिल्डिंग बन जाते हैं। राइट। तो फिर उसमें वी आर नॉट टेकिंग एनी एडिशनल रिस्क, इज व्हाट आई एम सेइंग। राइट। तो 25% तक कीमत कम हो सकती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग सुन रहे हैं इसको। अगर आप अप्रूवल की प्रोसेस, अकेले एक प्रोसेस को आप स्ट्रीमलाइन कर दें, इसे एक तरीके से बना दें, इसको ऑनलाइन बना दिया जाए, एक प्रॉपर कमेटी बना दी जाए जो इसको जल्दी से जल्दी अप्रूवल में ले। और जैसा निरंजन जी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ड्रॉर्स जो खुल जाते हैं जगह जगह पर, वो सब बंद हो, तो आपके घरों की कीमत भी गिरेगी, तेजी से मकान बनेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, और हम देखेंगे कि रियल एस्टेट में जिस चीज से हम लगातार सालों से जूझ रहे हैं वहां पर हम एक इजीनेस आते हुए देखेंगे। तो इसी के साथ हम इस हफ्ते के अपने इस जूरी राउंड को यहीं कंक्लूड करेंगे। लेकिन अब बहुत बड़े प्रश्न अभी भी बाकी रह गए हैं। रियल एस्टेट में रेगुलेटर की बात हो रही है, वो आएगा तो क्या होगा? क्या वो कहीं एक बार फिर आपको पॉलिसीज के जाल में तो नहीं फंसा देगा? क्या कहीं वो फिर एक रेड टेपिज्म की तरफ कदम होगा, या फिर इसमें ग्राहकों का फायदा होगा? और साथ में अगर हम विदेशी निवेश लाना चाहते हैं, जिसकी ये सरकार बड़ी हिमायती है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी का भी हम इमेज देखें तो वो बड़े मशहूर हैं कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो यहां पे कैसे करेंगे, कैसे सेक्टर की भलाई होगी, ये चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। तो हमें सभी मेहमानों का यहां पर शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे इसी जूरी के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। Dana